वेलकम टू क्रिकेट रिपोर्ट गाइस। आज से चालू हो रहा है द बिग सीरीज बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया। अब इस सीरीज के बारे में बात करें तो इंडिया 2007 के बाद इंग्लैंड ने जीता ही नहीं है। जो 14 साल का ड्रॉट है, क्या वो इंडिया इस सीरीज के अंदर कंप्लीट कर पाएगी, ये देखने वाली बात होने वाली है। क्योंकि इंडिया के पास अब बहुत सारी लंबी लिस्ट हो चुकी है इंजरीज के साथ। मयंक अग्रवाल पहले टेस्ट से बाहर हो चुके हैं, शुभमन गिल पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं, वही वॉशिंगटन सुंदर और आवेश खान भी हो चुके हैं। उनकी जगह सूर्य कुमार यादव पृथ्वी शॉ को बुलाया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया को देखनी भी है और उनको अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 खिलानी भी है। अब हम उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो पहले बात करेंगे सीरीज प्रीव्यू कि सीरीज के अंदर क्या क्या होने वाला है, क्या चीज़ें हैं। फिर हम बात करेंगे अपडेट्स, फिर हम बात करेंगे मैच न्यूज़, फिर हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की, और एंड में हम बात करेंगे कि जीत कौन रहा है और कौन कौन से कंटेंडर्स है जीतने के लिए। तो अगर हम पहले लेंगे सीरीज प्रीव्यू, ये जो टेस्ट सीरीज है 5 मैच की टेस्ट सीरीज है। 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेलती है इंडिया यूजुअली इंग्लैंड के अंदर। और जो पहला टेस्ट मैच है वो है आज नॉटिंघम के अंदर। और यूजुअली नॉटिंघम की जो कंडीशन होती है वो सेमी कंडीशन होती हैं, वहाँ बॉल स्विंग बहुत ज़्यादा करता है। और मुझे लगता है कि इंग्लैंड हिंट ऑफ ग्रीन ग्रास रखेगा, क्योंकि उनको अपने बॉलर्स को भी फ़ायदा कराना है। और इंडिया के पास बॉलर्स हैं जो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं स्विंग कंडीशंस को, बट क्या वो कर पाएंगे वो देखने वाली बात होगी। जो दूसरा टेस्ट है वो है लंदन के अंदर लॉर्ड्स। जो तीसरा टेस्ट मैच है वो है लीड्स के अंदर, चौथा जो है मैनचेस्टर के अंदर, और पाँचवा जो है बर्मिंघम के अंदर है। अब ये जो टेस्ट मैच सीरीज है ये 4 अगस्त 7 से चालू होकर 14 सितंबर खत्म हो रही है। और इंडिया को अगर ये सीरीज जीतनी है तो इन्हें कम से कम बैटिंग के अंदर बहुत से परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। इनके पास बॉलर्स है वो रन्स बचाने के लिए, लेकिन बैटिंग इज द मेन कंसर्न। उसके बारे में आगे बात करेंगे। बात करें अपडेट्स के बारे में, तो जैसे कि मैंने कहा था कि मयंक अग्रवाल पहले टेस्ट मैच से आउट हो चुके हैं। उनको हुआ था, क्या हुआ था मैं बताता हूँ आपको, कि नेट्स के अंदर वो प्रैक्टिस कर रहे थे और मोहम्मद सिराज ने गेंद डाली और उनको हेलमेट पे बॉल लगी और उनको मेरे ख्याल से कंकशन भी हुआ था। और उनको उसी तरीके की वजह से उनको पहले टेस्ट मैच से बाहर कर दिया गया। अब इसके अंदर क्या हो सकता है कि कौन कौन खेल सकता है। केएल राहुल और अभिमन्यु ईश्वरन जो है ये 2 मेन कंटेंडर्स हैं। फिर आउट ऑफ द ब्लू हो सकता है कि हनुमा विहारी को ये ओपनिंग स्पॉट दे दे, जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया 2018 के अंदर, थर्ड टेस्ट मैच मेलबर्न के अंदर। उसके अलावा उन्होंने ये ट्राई नहीं किया था, लेकिन अब शायद से हो सकता है हनुमा विहारी को ओपनिंग कराई दी जाए, हो सकता है खिला दे। वो उसके बारे में बात करेंगे आगे। दूसरा ये कि वॉशिंगटन सुंदर सीरीज से बाहर हो चुके हैं और वहीं शुभमन गिल भी बाहर हो चुके हैं। वॉशिंगटन सुंदर की जो अभी प्रैक्टिस मैच हुआ था उनके उसकी वजह से उनकी फिंगर के अंदर इंजरी आई और वो एटलीस्ट 6 वीक्स के लिए बाहर हो चुके हैं। तो मान के चलिए पूरी सीरीज के लिए बाहर हो चुके हैं और उनको रख के सीरीज के अंदर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था इंडिया को। तो वॉशिंगटन सुंदर बाहर हो चुके हैं। वहीं शुभमन गिल को एक लेग इंजरी हुई थी, पता नहीं कैसे हुई, वो भी अभी तक पूरा पता नहीं चला किसी को, और वो भी इंडिया के अंदर है। तो ओपनर चला गया, एक ऑफ स्पिनर चला गया है, और आवेश खान जो एक रिजर्व के थ्रू आए थे उनको भी लग गई है थम के अंदर, तो वो भी बाहर हो चुके। और वो अगर खेलते बाय चांस तो वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते थे कंडीशंस को। तो आवेश खान का ना होना भी एक बड़ी चीज़ है। अब अगर हम बात करें कि क्या क्या है, सूर्य कुमार यादव और पृथ्वी शॉ को इन्होंने बुला लिया। जब श्रीलंका सीरीज हुई थी उससे वो कल ही फ्लाइट में बैठे थे इंग्लैंड की, और होपफुली लगता है वो पहुँच गए होंगे। लेकिन उनको 10 दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा, फिर उनको मैच प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उनको थोड़ी नेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मान के चलिए कि पहला टेस्ट मैच और दूसरा टेस्ट मैच तो खेल ही नहीं पाएंगे दोनों। अब पृथ्वी शॉ को इन्होंने क्यों बुलाया, क्योंकि इनके पास एक ओपनर नहीं है। इन्होंने सूर्य कुमार यादव को इसलिए बुलाया क्योंकि अजिंक्य रहाणे एक हैमस्ट्रिंग की निगल लेके चल रहे हैं, जहाँ तक फिट हो चुके हैं पहले टेस्ट मैच के लिए। लेकिन उनके ऊपर ज़्यादा क्लाउड है कि वो हो सकता है आगे वाले टेस्ट मैचेस ना खेल पाए ड्यू टू इंजरी। तो सूर्य कुमार यादव हो सकता है कि जल्दी टेस्ट डेब्यू करते हुए दिखें आपको। तो अगर हम बात करें मैच न्यूज़ नॉटिंघम के अंदर हो रहा है, 3:30 बजे मैच चालू होगा। और इंडिया के पास जो है बॉलर्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके पास 6 से 7 बॉलर्स हैं। उसके बारे में आगे हम बात करेंगे कि क्या क्या एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 पूरा स्क्वाड एनालिसिस भी करेंगे। और ये मैच इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि
जो रूट ने अपनी अच्छी खासी कुछ जो इन्होंने स्क्वाड अनाउंस करी इंग्लैंड के अंदर, इन्होंने कुछ की प्लेयर्स को बाहर बिठाया है। बेन स्टोक्स ने, जैसे कि एक और अपडेट की, बेन स्टोक्स अपना नाम वापस ले ड्यू टू मेंटल हेल्थ इश्यूज और वो इंडेफिनिट ब्रेक पे हैं। तो ये क्या एक इंडिया के लिए पॉजिटिव होने वाला है। फिर अब अगर हम स्क्वाड प्रीव्यू करें तो स्क्वाड प्रीव्यू के अंदर इन्होंने केएल राहुल ने अभी रिसेंटली प्रैक्टिस मैच में परफॉर्म किया था। उनसे बहुत एक्सपेक्टेशन होगी क्योंकि मेरे ख्याल से पहले टेस्ट मैच के अंदर वही ओपनिंग करते दिखेंगे आपको। इन्होंने परफॉर्म किया था और मेरे ख्याल से बुमराह माइट भी बाहर बैठ सकते हैं कि बाहर बैठें, लेकिन हो सकता है कि ये शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज में से किसी या उमेश यादव में से किसी को खिलाएं, क्योंकि ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी जो खेलेंगे मेरे हिसाब से इन 4 बॉलर्स में से एक को खिलाना है इन्हें। अब मेरा हो सकता है कि 4 के साथ भी खेल लें, लेकिन 4 के साथ आपके साथ बस ये एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि आपकी बैटिंग छोटी हो जाएगी तो, और आपके पास एक स्पिनर रह जाएगा। लेकिन आपको अगर खिलाने हैं बैट्समैन और बॉलर भी, तो आपको रविंद्र जडेजा और अश्विन दोनों खिलाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से दोनों को खिलाना बहुत ज़रूरी है। फिर अगर हम देखेंगे बस 6 फास्ट बॉलर्स हैं इंडिया के पास। 6 फास्ट बॉलर्स के अंदर शार्दुल ठाकुर जो बहुत अच्छे कंटेंडर खेलने के आज, और अगर वो खेल जाते हैं आज तो उनके लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो बॉल स्विंग भी कराते हैं और वो नीचे एंड में आके टेलीकर बैटिंग भी कर सकते हैं। तो शार्दुल ठाकुर को अगर खिलाते तो उनके पास एक अच्छा खासा पॉजिटिव हो जाएगा और वो न्यू बॉल और ओल्ड बॉल के साथ रिवर्स भी करा सकते हैं थोड़ा बहुत, तो उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं इंडिया के लिए शार्दुल ठाकुर। फिर उमेश यादव ने भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस करी प्रैक्टिस मैच के अंदर। उनने भी अराउंड 6 to 7 विकेट्स लिए थे, वो जो अच्छी इकॉनमी के साथ डाल रहे थे और अच्छे रिदम में भी दिख रहे थे। फिर रविचंद्र अश्विन जो है वो अच्छा खासा उन्होंने 6 विकेट्स लिए थे जो अभी उन्होंने काउंटी मैच खेला था। तो इस सारे अच्छे फॉर्म के अंदर अब इन्हें क्या है कि अपना कॉम्बिनेशन देखना होगा कि किस किस को खिलाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या कि ये 2 स्पिनर्स खिलाएंगे रविंद्र जडेजा और अश्विन में से, या फिर एक स्पिनर खिलाएंगे और 4 फास्ट बॉलर्स रखेंगे, क्योंकि वो पिच पर ज़्यादा डिपेंड करेगा कि 4 फास्ट बॉलर्स आपके काम आने वाले हैं या 3 फास्ट बॉलर्स। यूजुअली 3 फास्ट बॉलर्स से इंडिया काम चल जाता है और 2 जो स्पिनर्स रविंद्र जडेजा और अश्विन, ये दोनों खेलेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि कैसे करेंगे, क्योंकि अगर ये हनुमा विहारी को चांस देना चाहते हैं तो टफ हो जाएगा, क्योंकि इनके पास बैटिंग तो लंबी हो जाएगी लेकिन बॉलिंग ऑप्शन कम पड़ जाएंगे थोड़े। तो ये देखना पड़ेगा कि इंडिया को कैसे खिलाना है। अब जो 3 फास्ट बॉलर्स अगर खिलाते हैं तो मेरे 3 फास्ट बॉलर्स होंगे ईशांत शर्मा विदाउट नो डाउट, मोहम्मद शमी विदाउट नो डाउट। अब देखें कि बुमराह का थोड़ा सा लीन पैच रहा है, उनको डिफिकल्टी आई, वो इतने इफेक्टिव नहीं हो पा रहे हैं इतने टाइम से। तो उनका अगर मुझे लग रहा है थोड़ा डाइसी रहेगा कि वो खेलेंगे। बहुत बड़े बॉलर है मानता हूँ, लेकिन देखना पड़ेगा उन्हें कि किसको खिला सकते हैं। क्योंकि देखिए मोहम्मद सिराज के पास स्पेस भी है, उनके पास स्विंग कराने की एबिलिटी भी है, रिवर्स स्विंग भी कराने की एबिलिटी है। वही सेम विद उमेश यादव और शार्दुल ठाकुर। बुमराह का जो है शुरू के अंदर बॉल थोड़ा जिप तो होता है, लेकिन वो थोड़ा उनका बॉल रह जाता है बैट्समैन के लिए इजी खेलना। लेकिन अगर इन तीनों में से किसी के साथ भी उतरते हैं तो मेरे ख्याल से इनको उतरना चाहिए शार्दुल ठाकुर के साथ, क्योंकि वो आपकी बैटिंग भी लंबी कर देते हैं और आपको एक एक्स्ट्रा बैटिंग ऑप्शन भी दे देते हैं। और आपने देखा ही तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के अंदर की नीचे आके बैट्समैन ने जब स्कोर किया है तब जाके इंडिया ने ज़्यादा बड़ा टारगेट स्कोर किया है। तो ये अब अगर हम देखें कि इंडिया के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। इंडिया को सबसे पहले अच्छा स्टार्ट लेना पड़ेगा। अगर इंडिया अच्छा स्टार्ट नहीं लेती है तो वही बात हो जाएगी कि विराट कोहली ओपनिंग करना सीधा, उनको कोई नंबर 4 पाने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर हम देखें दूसरी बात की जो मिडिल ऑर्डर है उनको थोड़ा कॉम्पैक्टली खेलना पड़ेगा और चेतेश्वर पुजारा का एज अ बाइंडिंग फोर्स खेलना पड़ेगा। ये नहीं कि चेतेश्वर पुजारा 80 बॉल खेले और 6 रन बनाए, दैट्स नॉट वर्थ इट। चेतेश्वर पुजारा अगर मान लीजिए 70 बॉल भी खेलते लेकिन 20 रन बनाते हैं तो दैट्स वर्थ इट, क्योंकि वो ऐड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 80 बॉल खेल के 6 रन बनाते हैं, दैट्स रियली नॉट गोना वर्क फॉर इंडिया। तो अगर हम देखें मिडिल ऑर्डर अगर थोड़ा कॉम्पैक्ट खेलेगा और रन्स पार्टनरशिप होंगी ज़्यादा तो नीचे वाले के लिए थोड़ा बेस तैयार हो जाएगा, क्योंकि टेल हमारे पास बिल्कुल नहीं है। टेल से हमारे ज़्यादा रन आते नहीं हैं। वहीं कि अगर हम इंग्लैंड का देख रहे हैं, इंग्लैंड के पास टेल ही टेल भरी पड़ी है। उनका नंबर 11 तक का बैट्समैन बैटिंग छक्के मारे चले जाता है। तो ये देखना पड़ेगा इंडिया को कि वो कैसे इसको मैनेज करते, कैसे टैकल करते हैं। फिर अगर हम देखें रविंद्र जडेजा और अश्विन को बॉलिंग करनी पड़ेगी। अश्विन अच्छे फॉर्म के अंदर, जडेजा का वो भी थोड़ा इंजरी कंसर्न हुआ था पहले, लेकिन वो भी पूरी तरह परफेक्ट हो चुकी है मेरे ख्याल से। और
उनकी बॉलिंग और बैटिंग बहुत ज़्यादा डिसेंट करेगी इंडिया की टोटल स्कोर के अंदर। तो ये देखना पड़ेगा इंडिया को। और इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इंग्लैंड बैट्समैन को डालते हैं तो उनकी जो टेल है उनको जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आउट करें, क्योंकि इंग्लैंड की टेल अगर टिक गई तो आपने देखा है 2018 सीरीज के अंदर सैम करन आउटस्टैंड प्लेयर निकले थे, एकदम ब्रिलियंट प्लेयर थे और उन्होंने एकदम मैच इंडिया की जकड़ से छीन के जा रहे थे हर बार जब भी वो रन्स बना रहे थे। तो टेल को आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेल को अगर आपने टिक नहीं दिया तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिर अगर हम बात करें कि अब दोनों टीम्स के लिए क्या क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। इंडिया के लिए प्लेइंग 11 जो है रोहित शर्मा, केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, अजिंक्य रहाणे, देन रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर खिलाऊंगा मैं अपनी तरफ से, ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी। ये आपके हो गए 11 प्लेयर्स। लेकिन अब आपको देखना होगा कि आपको कैसे परफेक्ट प्लेइंग 11 उतारनी है। फिर अगर हम देखें इंग्लैंड ने अपनी स्क्वाड अनाउंस कर दी थी, उनकी स्क्वाड आपको साइड में दिखी रही है और उसके अंदर मेरे ख्याल से बेन स्टोक्स का नाम होना बहुत बड़ी बात होने वाली है, क्योंकि वो एक बाइंडिंग फोर्स से नंबर 4-5 पे आने वाले और उनको अगर वो चल जाते तो मेरे ख्याल से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकते थे। लेकिन अब उनका स्पॉट फिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इंग्लैंड के लिए, क्योंकि ऑलराउंडिंग बॉल भी डालते थे। तो उनको देखना पड़ेगा कि वो कैसे करते हैं। मेरे ख्याल से इंडिया अगर जितनी जल्दी स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन का स्पेल निकालेगी उतना बढ़िया होगा इंडिया के लिए। और मेरे ख्याल से जो 5 कंटेंडर्स हैं मेरे लिए इस टेस्ट मैच के अंदर जो परफॉर्म करेंगे वो है एक तो रोहित शर्मा, विराट कोहली इंडिया की तरफ से, और ऋषभ पंत एंड मोहम्मद शमी एंड रविचंद्रन अश्विन। ये 5 जो हैं प्लेयर्स ये मेरे ख्याल से इंडिया के लिए परफॉर्म करेंगे और होपफुल इंडिया मैच जीते, क्योंकि इंडिया अगर मैच जीते तो उनको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा, उनको पता चल जाएगी उन्हें कौन सी खिलानी, क्योंकि लॉर्ड्स के अंदर मैच जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है और इंडिया चाहेगा कि पहले लीड ले। सो अभी चलते हैं इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए, जिससे कि आपको इतना मिले जब मेरी वीडियो आए। सो कीप लाइकिंग, कीप सपोर्टिंग, और आपकी वजह से मेरे अभी 240 सब्सक्राइबर हुए। हम ट्राई करेंगे कि इसे हम जितनी जल्दी हो उतनी अच्छी पोजीशन पे लेकर जाएं। सो कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू गाइस एंड लव यू ऑल।